पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जो पहला जजमेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कॉशस आरबीआई बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो आरबीआई ने अपने सर्कुलर के द्वारा 6 अप्रैल 2018 में वर्चुअली बैन कर दी थी सारी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग इन इंडिया, और उसके तहत ये भी जारी किया था कि जो भी एंटिटीज आरबीआई द्वारा रेगुलेट होती हैं वो किसी भी वर्चुअल करेंसीज में डील नहीं करेंगी, और जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज थी उनको 3 महीने का वक्त दिया था कि वो अपनी सारी ट्रेडिंग वर्चुअल करेंसीज में बंद कर दें। उसके बाद इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आरबीआई के इस बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये कहना था कि कोई भी एग्जीक्यूटिव लॉ नहीं है क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए। तो अगर हम कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व है तो ये लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला देते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉश कर दिया आरबीआई बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी, और आरबीआई ने जो बैन लगाया था वो अब हट चुका है, अब वर्चुअल करेंसी में डील किया जा सकता है। अब दूसरा जजमेंट है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट एन अनडिफाइंड restriction of internet services would be illegal and that orders for internet shutdown must satisfy the test of necessity and proportionality। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये रूलिंग दी है जो इंटरनेट सर्विसेज पे अनडिफाइंड रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, जो कि कश्मीर से रिलेटेड था कि कश्मीर में जैसे अनडिफाइंड रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था आर्टिकल 370 के हटने के बाद, तो वो एक इलीगल चीज है। और ऐसे ऑर्डर्स जो कि इंटरनेट शटडाउन को लेकर होते हैं वो ये प्रूफ कर दे कि हाँ इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी इसलिए ये किया गया है, क्योंकि सिटीजन्स की लाइफ को रिस्क था या तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी था। The court recapitulates that freedom of speech and expression included right to the internet and therefore was protected under the constitution। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के तहत, उसके तहत ही राइट टू इंटरनेट भी एक फंडामेंटल राइट है, और उसको तभी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जब कोई रिस्क हो अगेंस्ट सिटीजन्स या फिर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ही इसे इलीगल बोला जा सकता है। Minority educational institutions do not have absolute right of appointment। सुप्रीम कोर्ट। तो वेस्ट बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन एक्ट 2008 में वेस्ट बंगाल ने एक कमीशन बनाई थी कि एक कॉन्स्टिट्यूट की थी कि ये कमीशन डिसाइड करेगी कि मिनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कैसे टीचर्स अपॉइंट होंगे। तो इसको लेकर जो मिनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन एक्ट को चैलेंज किया था। उनका ये कहना था कि आर्टिकल 30 के अंदर हमें एडमिनिस्टर करने को बोला गया है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो हम ही डिसाइड करेंगे कि उसमें कौन से टीचर्स अपॉइंट करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस एक्ट को अपहेल्ड किया और ये बोला कि ये वॉयलेटिव नहीं है आपके आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक्सीलेंस भी उतना ही जरूरी है मदरसाज में होना। The Supreme Court said that government-aided minority educational institutions do not have absolute right in deciding the appointment of teachers, and that the state can introduce a regulatory regime and a mechanism to select teachers in the national interest to ensure excellence in educational institutions। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला जो गवर्नमेंट एडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास एब्सोल्यूट राइट नहीं है ये डिसाइड करने का कि कैसे टीचर्स अपॉइंट होंगे मिनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और स्टेट चाहे तो एक रेगुलेटरी रिजीम इंट्रोड्यूस कर सकता है और एक मैकेनिज्म बता सकता है कि कैसे टीचर सेलेक्ट होंगे इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि ये जरूरी है नेशनल इंटरेस्ट में और ये जरूरी है एक्सीलेंस लाने के लिए भी। This was in connection with a case that concerned the validity of the West Bengal Madrasa Service Commission Act 2008। तो ये मैंने बताया था ये क्यों चैलेंज हुआ था। वेस्ट बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन एक्ट 2008 जो कि चैलेंज किया था मिनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस एक्ट को अपहेल्ड किया है और ये भी बोला है कि ये एक्ट आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट नहीं करता है। नेक्स्ट जजमेंट है वो है सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो ओपन कैटेगरी उसे ये ना ट्रीट किया जाए कि जनरल कैटेगरी का कोटा है, और ओपन कैटेगरी और जनरल कैटेगरी बिल्कुल अनरिजर्व्ड है, उसमें कोई भी आ सकता है, भले SC ST हो OBC हो, सारे लोगों के लिए वो कैटेगरी ओपन होती है। It states that the groups considered under the reserved categories can't be excluded from the available seats for the open category or general category just because they belong to the reserved category। अब यूपी और MP में ऐसा देखा गया था जो ओपन कैटेगरी थी उसमें SC ST या फिर OBC को एडमिशन नहीं दे रहे थे ये कहकर कि यहाँ पर सिर्फ जनरल के बच्चे आएंगे भले ही उन्होंने मेरिट क्वालिफाई की थी। तो उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि ओपन कैटेगरी में कोई भी आ सकता है, इफ दे क्वालिफाई द मेरिट दे कैन बी अपॉइंटेड अंडर द ओपन कैटेगरी। तो अगर SC ST OBC के बच्चे भी क्वालिफाई कर रहे हैं उस मेरिट को तो वो ओपन कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हैं। Therefore, the open category is not a quota but available to all women and men alike। इसलिए ओपन कैटेगरी कोई एक कोटा नहीं है और सारे विमेन और मैन को अवेलेबल
अवेलेबल है। सो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज एलिजिबल फॉर जनरल कैटेगरी वैकेंसीज बेस्ड ऑन मेरिट। तो अगर वो मेरिट को क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो सारी वैकेंसीज रिजर्व कैटेगरी के लिए भी अवेलेबल है। नेक्स्ट जजमेंट है नॉन नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज वायलेट्स आर्टिकल 14 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करती और सिर्फ बोल देती है, अपना पॉलिटिकल पर्पस जब पूरा हो जाता है उसके बाद उसे नोटिफाई तक नहीं करती है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। अनाउंसमेंट ऑफ पॉलिसी डिसीजंस बी इट फॉर इंडस्ट्री और अदरवाइज कांट बी अलाउड टू गो अप इन थिन एयर आफ्टर द पॉलिटिकल पर्पस इज सर्व्ड एंड मस्ट बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट्स विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। तो बेसिकली ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, जो भी पॉलिसी डिसीजंस का अनाउंसमेंट होता है सरकार के द्वारा, भले वो इंडस्ट्री के लिए हो या मेनली सिटीजन्स के लिए ही हो, ऐसा ना हो कि जब पॉलिटिकल पर्पस सर्व हो जाए गवर्नमेंट का फिर वो इन सारे जो पॉलिसीज हैं उनको नोटिफाई तक ना करे। तो उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर नोटिफाई हो जानी चाहिए जो भी सरकारें बोलती हैं। इट सेड दैट पॉलिसी डिसीजंस अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट्स वाज सॉलम प्रॉमिसेस टू सिटीजंस इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। क्योंकि जो भी पॉलिसी डिसीजंस गवर्नमेंट अनाउंस करती है लोगों को लगता है कि ये उनके लिए प्रॉमिस किया गया और ये उनको मिलना चाहिए, विच हैड अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉमिसेस। तो ये जजमेंट इसलिए दिया गया था क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट ने बोला था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012 में कि वो रीबेट देंगे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को जो भी वहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, लेकिन 3 साल बाद भी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को रिबेट नहीं दिया। तो उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। तो आई होप, मुझे लगता है आपको ये सारे जजमेंट पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे। अगर आपको ये समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप कुछ ऐड कराना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।